हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। और आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पूरे शॉर्ट नोट्स रिविजन्स किया है। आप इजीली कभी भी ट्रैवलिंग के टाइम, बाकी टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो ताकि आप बेटर वैसे अपने गोल ओरिएंटेड हो सको। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके होम पेज पे गेट के ओरिएंटेड चीज़ दिखा करें। ठीक है, आप बाकी सब गौरव श्रीवास्तव बाकी चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हो ताकि आप बेटर वैसे पढ़ाई लिखाई कर सको। चलो नेक्स्ट आते हैं फ्लो पास्ट। हम लोगों ने फ्लो ओवर सबमर्ज्ड बॉडी में देखा था कि ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स क्या होता है। मतलब ड्रैग फोर्स क्या होता है, जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके बीच में आपने एक बॉडी को डाला, बॉडी को डालने के बाद क्या होगा, वो बॉडी भी उस तरफ डायरेक्शन मूव करेगा जिस डायरेक्शंस में बॉडी मूव कर रहा था। तो उसको ड्रैग फोर्स, मतलब ड्रैग किया, आपको किसी ने ढकेला, आप पानी में फ्लो करने लगे, ड्रैग फोर्स। लेकिन क्या होता है, पानी में उछाल की वजह से, पानी में उछाल आप हो सके तो ऊपर भी कूद सकते हो, मतलब परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसके ठीक परपेंडिकुलर में मूवमेंट आया तो उसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आ रहे बाउंड्री लेयर थ्योरी। अब देखो बाउंड्री लेयर होता कैसे है, एक फ्लूइड में बाउंड्री लेयर फॉर्मेशंस कैसे होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। तो ठीक है, तो अब आ रही है कि ड्रैग फोर्स फनी फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले में ये बात करते हैं कि बाउंड्री लेयर बनता कैसे। एक फ्लूइड फ्लो कर रही है, उसके बीच में आप एक मेटल डालें, मेटल या कोई बॉडी डाले, तो उसके साइड में देखोगे कि एक फ्लो डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब बॉडी जो है फ्लो में वेरिएशन लाती है। तो जो वेरिएशंस लाती है, अब यहाँ बॉडी था, बॉडी के बगल में आप कुछ चीज़ें रख दोगे तो वो नहीं पानी में बहेगा कुछ देर के बाद, क्योंकि एक फ्लो में चेंजेस करती है, मतलब एक बाउंड्री लेयर्स बनाती है। इस बाउंड्री लेयर्स के अंदर में आप आते हो तो लेमिनार फ्लो रीजन आता है, दैन ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ टर्बुलेंसी क्रिएट करती है। डैट मीन्स ये बॉडी था, एक प्लेट था, तो ये बाउंड्री लेयर बनाया और बाउंड्री लेयर में यहाँ तक पहले यहाँ तक वेलोसिटी को रोकने की कोशिश करती है, उसके बाद जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से निकलने लगती है। तो जो ये बाउंड्री लेयर रेजन्स बनाता है इसको बाउंड्री लेयर सॉरी करते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री लेयर में कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस पढ़ेंगे। बाउंड्री लेयर थिकनेस से देखो पहला दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रीचेस टू 99% अपस्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब जहाँ पे वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम, मतलब कोई नदी 50 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, एक बॉडी रखने के बाद उससे कुछ वेलोसिटी चेंजेस हुई, तो वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर लैंड तक ही चेंजेस होगी ना। जैसे उसका 99% पहुँच गया तो वहीं तक वो बाउंड्री लेयर है, उसके बाद वो बाउंड्री लेयर नहीं है। ठीक है, तो 50 से जहाँ 49 पॉइंट समथिंग पहुँच गया, समझो वहाँ तक बाउंड्री लेयर है, उसके बाद बाउंड्री लेयर की रीजन खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ तक बोले हैं बाउंड्री लेयर्स आता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर पता कर सकते हो कि लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो 5 प्लेट और सिलेंडर्स के लिए अलग होता है। ठीक है, तो उसका हम टेस्ट करेंगे। अब देखो क्रिटिकल लेंथ ऑफ द प्लेट। अब देखो क्रिटिकल लेंथ होता क्या है, देखो सबसे पहले क्रिटिकल लेंथ मिलाने के लिए पहले ये ग्राफ को देखो। इस पर्टिकुलर रीजन यहाँ तक कि विस्कस लेयर रीजन बनने के, लेमिनार फ्लो रीजन बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर लेंथ रहता है, उसको हम लोग देखो पर्टिकुलर लेंथ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लेंथ ऑफ द प्लेट, जिसको एल जैसे मैक्सिमम लेंथ अप टू विच फ्लो इज लेमिनार। एक फ्लो तक ही लेमिनार रहेगा, जैसे ये बॉडी है तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो लेमिनार रहेगा, फिर तो तुम्हारा इफेक्ट कम जाएगा, फिर टर्बुलेंसी में क्रिएट हो जा रहा है, ट्रांजिशन बन रहा है, टर्बुलेंस बन रहा है। तो यहाँ जहाँ लेमिनार का जो लेंथ होगा बाउंड्री लेयर के थ्रू, उसको हम लोग क्रिटिकल लेंथ बनाएंगे, उसको बोलेंगे 5 × 10⁵ म्यू इंटू रॉ इंटू यू इन्फिनिटी। एक क्रिटिकल लेंथ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को रिलेशन देंगे, एग्जैक्ट एनालिसिस एक बोलते हैं, इसका फॉर्मूलेस दो याद रखो, आपको इनफ होगा। ठीक है, एक लेमिनार टर्बुलेंस के लिए तो डेल्टा, जो ये डेल्टा है, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, उसकी वेरिएशन रेनॉल्ड्स नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसा होता है। ये गेट एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि डेल्टा x बाय 5.0, ये डेल्टा और x के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, तो इसके थ्रू निकलेगा कि आपका रिलेशन क्या होने वाला है, x डेल्टा x दैट इक्वल्स टू रेज़ टू 0.5। ठीक है, अब ये होता है, ये एक हो गया इसके लिए और एक सी एफ एक्स हो गया फ्रिक्शन लॉस के लिए। ठीक है, इसके लिए ये हो गया। ये पूछता है कि डेल्टा और सी फ्रिक्शन, मतलब ये दोनों के बीच आप कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फ्रिक्शन ओवर प्लेट भी पढ़ेंगे, उससे पहले ये समझ लो कि एग्जैक्ट एनालिसिस को याद रखना है, ये फॉर्मूलेज दोनों को याद रखना। अब आते हैं वॉन कर्मन इक्वेशंस। अभी टाउ तो पता है तुम्हें, सिर स्ट्रेस, रॉ इंटेंसिटी पता है, यू इन्फिनिटी डीटा बाई, हम प्रूफ करने नहीं जा रहे। ठीक है, मोमेंटम थिकनेस है, मोमेंटम हम लोग 3 थिकनेस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम और एनर्जी थिकनेस। ठीक है, 3 थिकनेस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लेंगे मोमेंटम थिकनेस लेंगे यार। डिस्प्ले अब तीनों को थिकनेस कैसे निकालते हैं ये मैं अभी एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस बताता हूँ। पहले देखो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार है, जिसको हम डेल्टा स्टार से दिखाते हैं, और मोमेंटम को थीटा से दिखाते हैं, इस डेल्टा टी से दिखाते हैं। यहाँ की देखो वहाँ मोमेंटम थिकनेस दिया था तो थीटा से दिखाया था, हमको ये वाला मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करना है। यदि कोई दिया हुआ है कि बाउंड्री लेयर पे यू आई, मतलब जो वाई डायरेक्शन की वेरिएशन जो है वो डाटा दिया हुआ है, तो हम ये स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यू स्ट्रीम मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ है, यू यूनिटी का स्क्वायर कर देना है और डी थीटा बाई डी एक्स निकाल देना है। डी थीटा बाई एक्स कैसे निकालेंगे भाई, थीटा निकालोगे तो थीटा एक्स निकालोगे ना, तो थीटा और थीटा एक्स में निकालने के लिए पहले मोमेंटम पढ़ना होगा। तो देखो पहले तो मैं यू डिस्प्लेसमेंट टेक्निक जैसे 1 माइनस यू आई बाई यू इन्फिनिटी जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का 50 किलोमीटर पर आवर नदी जा रहा है तो वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, और यू आई को इक्वेशंस के फॉर्म में होगा, यू आई टू आई प्लस, इसको जो माइनस करके जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आपका फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम थिकनेस
आता है थीटा, थीटा होता है यू आई बाई यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू आई बाई यू इन्फिनिटी बाई डी वाई, ठीक है। थिकनेस एनर्जी डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, तो देखो थिकनेस एनर्जी भी सेम है, बस इसका यू स्क्वायर कर देना, यू स्क्वायर कर थिकनेस एनर्जी हो गया, ठीक है। तीनों की दूसरे एनालिसिस है। अप्रॉक्सीमेशन एनालिसिस इन टर्बुलेंस फ्लो, अब टर्बुलेंस फ्लो में अप्रॉक्सीमेशन एनालिसिस करेंगे। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, पर आप याद रखो कि टर्बुलेंस फ्लो में डेल्टा एक्स ये जो पूछते हैं क्वेश्चन में, लेमिनार फ्लो कंडीशन आपको मैंने पहले ही बताया था कि डेल्टा एक्स कैसे वैरी करता है लेमिनार फ्लो में, ठीक है, एक्सोलेंसिस में। अब टर्बुलेंसी फ्लो में भी तो पूछ सकता है ना, डेल्टा एक्स रेनॉल्ड्स नंबर टू हाफ एक्स होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है रेनॉल्ड्स नंबर का 1/5 होता है, रेनॉल्ड्स नंबर एक्स प्लेट की डायरेक्शन के लिए 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है, मतलब कितना हो गया 5/1, मतलब 0 पॉइंट डाला तो 2 आया, 0.2 माइनस 0.2 और यहाँ पे 1 जाने वाला है, तो क्या होगा +1। ये x मत समझना कि ये x गुने में, ये मतलब रेनॉल्ड्स नंबर का x डायरेक्शन की ओर दिया हुआ है, ठीक, डायरेक्शंस का दिया हुआ है। इसको भी मत समझना कि x से गुना है, x से गुना नहीं है भैया, रेनॉल्ड्स नंबर ही है, x डायरेक्शन में लिया है तो उसको x डायरेक्शन में लिखा है, ठीक है, y डायरेक्शन रेनॉल्ड्स नंबर होगा ना, ठीक है। तो उसके लिए ड्रैग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ये भी तीन चीज़ याद रखना, ठीक है, ताकि आपको पूछ सकता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन कैसा होता है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग याद कर लेना। देखिए हाइड्रोडायनामिक एंट्री लेंथ थ्योरी जो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी डिस्कस होता है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो जो हम लोग पढ़े थे एल एच इक्वल का फॉर्मूला, वो था जो फॉर्मूलेस थे वो एल एच इक्वल्स टू, तो वो हमारा फॉर्मूला जो दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाओ, एल एच इक्वल्स टू जो हम लोगों ने दिखाया था आपको, वो लेमिनार फ्लो कंडीशंस के लिए था, आपको वो चीज़ें याद रखनी थी, ठीक है। एल एच फॉर टर्बुलेंस बाउंड्री फ्लो, फिर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए याद करनी थी। एच बाई डी था 0.05 रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो लेमिनार फ्लो कंडीशंस के लिए था। और यहाँ जो हम लोग को जो एल एच बाई डी दिया रहा है टर्बुलेंट कंडीशन की, डायमीटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब पाइप सीरीज में हो, 2 पाइप को, अब देखो यहाँ पे एक पाइप अलग था, फिर आप डायमीटर किए, 3 पाइप को सीरीज में कन्वर्ट किया, मतलब एक रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस जन किए हो, हम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी पर रेजिस्टेंस सीरीज में सम होता है, सेम इस तरह करना कि इसमें क्या होगा, एच एफ जो है फ्रिक्शन हेड लॉस जो है वो सम होगा, HA1 HA2 HA3। अब देखो फ्रिक्शन हेड लॉस में एच जो एच लिया जाता है वो डायरेक्टली उसमें तो L1/5 होता है, बोलते हो कि एच तो है 4FLV²/2GD होता है, और एफ जो था 16/RE और 0.079 रेनॉल्ड्स नंबर × 1/4। लेकिन इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो कांस्टेंट फ्लो रेट M1 M2 M3, जो M1 होगा वो M2 के बराबर होगा और ये M3 के बराबर होगा, तो मास फ्लो रेट सेम है, मतलब Q सेम होगा। तो इस HF का जो फार्मूला था उसमें हम लोगों ने चेंज कर दिया, HF का जो फार्मूला था 4FLV²/2GD, हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, V को रिप्लेस कर दिया Q से, और डायरेक्टली निकाला क्या कि L1D1/5 आया। तो जो जितनी लेंथ और डायमीटर जो होगा सबका सम कर दोगे तो L इक्विवेलेंट निकल जाएगा, इससे HF नहीं निकलेगा, L इक्विवेलेंट निकलेगा, फिर इसमें डायरेक्ट पुट करके आप निकाल सकते हो। अब ये सीरीज की बात होगी, ये पैरेलल है, 2 सीरीज पैरेलल रहा, तो पैरेलल में क्या होता है, इक्वल होता है, HF1 HF2 इक्वल होता है, ठीक है, L1D1 मत करना है, फ्रिक्शन हेड लॉस दोनों इक्वल होता है, इस तरह करके आप Q/R Q रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह करके आप बना भी सकते हो। लास्ट क्वेश्चन से आया है और फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म होने वाला है। पंप्स पहले होता क्या है, देखो पंप्स में हमेशा बोलता हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब हाई प्रेशर जहाँ रहेगा वो लो प्रेशर की तरफ भागेगा। लेकिन पंप्स को लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं यूज करते हैं। जो जैसे गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना है तो ब्लोअर, फैन, कंप्रेशर, ये सब जो आता है वो पंप्स के अंदर नहीं आता, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड जो हम लोग करते हैं वो पंप्स के अंदर आता है। अब देखो ये हमेशा इंटरव्यू में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, रोटेटरी पंप होता है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, रोटेटरी और पॉजिटिव। और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, काजिंग, इम्पैलर, डिफ्यूजर और गाइडेंस और सक्शन डिलीवरी पंप होता है, ठीक है, ये इसके मेजर कंपोनेंट है, कैसिंग होते हैं, इम्पैलर होते हैं, डिफ्यूजर होता है और सक्शन डिलीवरी पंप होता है। और ये जान लो कि टाइप्स ऑफ इम्पैलर, इंडस्ट्री में जाओगे तो ये चक्री जो घूमेगा ना, चक्री जो घूमेगा जो पंप को उठाएगा, ये चक्री जो घूमता है, चक्री का डिज़ाइन है, ये चक्रिया ऐसा रहेगा, चक्री जो है ये ऐसे फॉर्म में बना हुआ रहता है, ठीक है, वो बना हुआ रहता है ताकि वो ये जो ऐसा है ना, मतलब समझो कि ऐसा है गोल सा और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मतलब ऐसा रहता है, ठीक है, ताकि ये पानी को गोल गोल घुमाएगा और फेंकेगा, ठीक है। तो ये चक्री का ये बाहर का मतलब 3D में देखा जाती है, ये थोड़ा ऊपर आता है, ये थोड़ा ऊपर आता है, जिसके कारण वो पंप घूमता है, आप रियल लाइफ में जाके देख सकते हो। फिर टर्बो मशीनरी जो है वो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक बार देख लो, कभी गेट में आया तो नहीं है, पर फिर भी अगर देख लो कि UZ = 2G × cos β × आता है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला देखो, इसको बोलते हैं पंप परफॉर्मेंस कर्व, और ये हमेशा पूछता है कभी कि डेल्टा H Q से रिलेशन कैसे करता है, P Q से रिलेशन कैसे करता है, डेल्टा H Q से रिलेशन कैसे करता है, ये 3 दिया है,
पी क्यू और डेल्टा एच, ये तीन के बीच में रिलेशन दिया है, पी क्यू डेल्टा एच, और तीनों का एक दूसरे में रिलेशन दिया है, कैसा कैसा ग्राफ बनता है। कभी कोई पूछेगा ये घटेगा बढ़ेगा क्या हुआ, ठीक है, ये चीज़ें पूछ सकता है। और हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स एनालिसिस, देखो इस ओवरऑल ग्राफ ये बनाया है और डिफरेंट ग्राफ्स की डेल्टा एच और क्यू के बीच में वेलोसिटी कैसे रिलेशन करता है। डेल्टा एच वर्सेस क्यू दोनों का सेम कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंजेस करोगे तो ऐसे बढ़ते जाएगा, डायमीटर चेंज करोगे डायमीटर ही बढ़ेगा। और यहाँ पे इस तरह दिखाया गया। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि NPSS नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अब देखो पंप में कुछ कंडीशन है, पंप को जब आप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो तो कुछ चीज़ें आपको हेल्प करती है। जैसे मैंने इस बॉडी को उठाया तो उठाते वक्त मुझे ग्रेविटी खींची, मेरा अनफेवर की भैया मुझे रोक रही है रोकने से, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हवा मुझे इस डायरेक्शन में जाएगी, हवा इस डायरेक्शन में जाएगी तो हवा मुझे मदद कर रही है ऊपर जाने में। तो कुछ चीज़ें आपकी मदद करती है ऊपर जाने में, कुछ चीज़ें आपको रोकती है। तो जो चीज़ें आपको मदद करेगी वो पॉजिटिव में आएगा, जो चीज़ें मदद नहीं करेगी वो नेगेटिव में आएगा। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मतलब यही होता है, किस चीज़ को पॉजिटिव में रखना है, किस हेड को पॉजिटिव में रखना है, किस हेड को नेगेटिव में रखना है। तो कभी कभी देखो फ्रिक्शंस हमेशा बेकार नहीं होता, आप रास्ते में चल रहे हो तो वो फ्रिक्शंस हुए, फ्रिक्शंस आपको हेल्प करता है। तो दो कंडीशंस बताया गया, देखो दोनों पंप के केस में बताता हूँ। पहले कौन सा केस देखो, पहले हम ये केस बताना चाहेंगे। देखो इस केस में क्या हो रहा है, पंप जो है अंडरग्राउंड वाटर को उठा करके आपकी टंकी को भर रहा है, ठीक है। इस केस में बताओ क्या फ्रिक्शन और बाकी चीज़ें आपको हेल्प करेगी क्या? आपको ये फेवरेबल कंडीशन लग रहा है कि आपको पानी खींच रहे हो और डाल रहे हो, बहुत मेहनत का काम करो, टरबाइन यहाँ से खींच रहा है और डाल रहा है। लेकिन इस केस में देखो यहाँ जब पानी भरा हुआ है, आप ऐसे ही बिना पंप का भी रख दोगे, बिना पंप का भी आप पानी रख दोगे तो ये जो होगा ऑटोमेटिक चला आएगा बाय द ग्रेविटी डाउन टू फॉल होगा। तो इस केस में जो है ये फ्रिक्शन इसको हेल्प करेगा, कुछ पैरामीटर्स इसको हेल्प करेगी जो दर्शाना। इस केस में देखो पी वैरा जो देखो सभी जितनी चीज़ें हेड के फॉर्म में रहे और गेट में आया था, कुछ चीज़ें हेल्प करेगी कुछ। तो प्रेशर हेड जो है, प्रेशर हेड पॉजिटिव में होगा क्योंकि प्रेशर हेड लगने वाला डेल्टा P2। वेलोसिटी हेड जो वेलोसिटी था वो पॉजिटिव था, लेकिन ये जो पी सेट जो होगा वो निगेटिव में होगा क्योंकि हमारा ये हेल्प कर रहा है। इस केस में क्या होगा सोचो, और इस चीज़ों को हम लोगों ने ओवरऑल फॉर्मूले में दिखाया। पंप बिलो द सरफेस, एब्सोल्यूट सरफेस बिलो द सरफेस, मतलब यहाँ पे सरफेस है तो उसके नीचे रहा तो एब्सोल्यूट हेड एच एस मतलब सरफेस वाला नेगेटिव सब नेगेटिव हो रहा है, सिर्फ एब्सोल्यूट हेड जो हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। एबव द सरफेस रहा तो सभी नेगेटिव है, लेकिन किसी कंडीशन में पंप ऑन द सरफेस, बिलो सरफेस, एबव सरफेस, ऑन द सरफेस, ये तीनों कंडीशंस को मैं अच्छे से भी एनालिसिस को बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पहले हम कहेंगे कि पहले कैविटेशंस क्या होता है। जब आप पंप फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर्स, कभी कभी क्या होता है अंदर में एयर बबल्स फॉर्मेशन होते हैं वेपर प्रेशर की वजह से। ये अंदर में क्या होता है, जो देखो प्रेशर दो कंडीशन, तो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा प्रेशर का, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर डिपेंड करता है इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कभी कभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिपेंड तो करती है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, घटाओगे तो घट जाती है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर एक दूसरे से जा रहे हो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर कम जाता है, इसी कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आता है। ये वेपर फॉर्मेशंस क्रिएट होता है। ये वेपर फॉर्मेशंस क्या करते हैं, यदि वेलोसिटी दे जा रहा है ये इंपेलर में जाकर टकरा करके टक 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 आवाज़ करता है, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर्स को हम लोग कैविटेशंस अच्छी चीज़ें नहीं है जो इंपेलर को खराब और डिजाइन को खराब सकता है, तो आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। इसका अवॉइड करने का 4-5 तरीके हैं, 7-8 तरीके हैं। प्रेशराइजिंग, पहला है कि प्रेशराइजिंग द रिजर्वायर वेसल, आप रिजर्वायर को प्रेशराइज कर दो, ठीक है, ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, इंक्रीजिंग द डाया सरफेस ऑफ द पाइप का डायामीटर बढ़ा दो, ऐसा कम रखोगे ज़्यादा होगा, पाइप का डाया बढ़ा दो, ठीक है। रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ पंप का स्पीड थोड़ा कम कर दो, पंप का स्पीड भी हमारा इफेक्ट करता है। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पंप का पोजीशन चेंज कर दो बाय यूजिंग द सेम स्मूथ पाइप का स्मूथ कर दो ताकि वो फ्रिक्शंस क्रिएट ना हो और आपको बॉइलिंग पॉइंट वॉइस हो जाए। बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज इन द फ्लो, कभी फ्लूइड में इम्प्योरिटीज ऐड किया जाता है। बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर फ्लोइंग लिक्विड, बाय रिड्यूसिंग द बैंड जॉइंट्स करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब NPSH अवेलेबल और NPSH में पहले देखो उससे जान लो कि एफिनिटी ऑफ पंप किसी पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो जब n कांस्टेंट और d कांस्टेंट हो तो एक केस, और इफ स्पीड और डाया वेरिंग तो किस केस में। इसको याद रखो कि ये पंप प्रेशर जो है वो किस डाया पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर कैसे हेड डिपेंड करता है, HPHQ। इसका हम लोगों ने ग्राफ भी अभी तुमको दिखाया था कि PHQ के बीच में रिलेशन कैसा है, यहाँ पे दिखाया है। और इसको रिलेशंस को याद रखना का ये पूछता है कि पंप यदि n और d कांस्टेंट है तो h और n के बीच में रिलेशन कैसा है। तो याद रखने का हम लोग ये याद करते हैं PHQ सब जगह रहता है। इस केस में 33 और 22 और 1 होता है, 33 22 1, और इस केस में 35 22 और 13 लेता है।
इसके देखो डायरेक्टली क्वेश्चन तो गेट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप है, हाई डिस्चार्ज एंड लॉ हेड के लिए यूज करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसको यूज करते हैं लॉ डिस्चार्ज एंड हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज कम होगा लेकिन हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। बाउंड्री लेयर सेपरेशंस भी होता है, नेसेसरी कंडीशंस होते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशंस के। और यहीं पे हमारा डायमेंशन एनालिसिस से रेलिग और मेथड देखो 2-3 साल से बकिंगम पाई थ्योरम। तो मैं सजेस्ट करूँगा रेलिग और पाई थ्योरम है नहीं कुछ ज़्यादा, आप इसको पढ़ सकते हो। रैंकिंग में कोई ज़्यादा कंडीशंस को पूछा नहीं गया है, हाल फिलहाल के सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। तो इतना ही फ्लूइड मैकेनिक्स में। नेक्स्ट हम लोग मैकेनिकल ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफर बहुत सारे सब्जेक्ट्स अब पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।